ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था। इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ, ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है, जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना, मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। प्रगति इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया, ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो। इसे इस महीने के 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है? बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, 2 दिन बाद मौनी का जन्मदिन है, तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी, और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा गाउन पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई गाउन भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई गाउन ही नहीं है जो कि पहनकर मैं जा सकूं। छोड़िए ना माँ ये सब। बहुत रात हो चुकी थी। प्रगति अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का गाउन तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथों में बहुत ही सुंदर फूलों का गाउन आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का गाउन तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर फूलों का गाउन मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो गाउन अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी वो फूलों का गाउन देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का गाउन तो सच में बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूल वाला गाउन पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी, तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंककर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा। और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी
अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी परीलोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वीलोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परीलोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना, सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परीलोक की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परीलोक की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परीलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तो अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परीलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती। लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर
मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ। अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परी लोग की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परी लोग की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी, मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परी लोग की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है, लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है! इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है? मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ
और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताज़ा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है। और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ, तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं। रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा? तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी, और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया, तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ।
क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।